चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स। अब इसके काफी कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे। पिछली क्लास में हमने समीकरणों के बारे में सीखा था, जहां हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को पहचानना सीखा था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, उन सब के बारे में हमने सीखा था। अब जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं। तो क्वेश्चन अब आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देखिए आसान है, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से आंसर करना है। आपका आंसर गलत भी हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो। क्वेश्चन आसान में फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। तो अभी आपका समय स्टार्ट होता है अब से। 5:35 हुए हैं, 2 मिनट है आपके पास। 5:37 पर 5:37 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। आधे बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी हम पिछली क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। ठीक है, अब उसमें से आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और अपने पास अब ज्यादा समय है भी नहीं, तो अब हम लास्ट के 40 सेकंड और वेट करते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 40 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 40 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं, लास्ट 30 सेकंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका आंसर करना है। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स। यस, समय समाप्त। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो काफी आसान है। आप में से काफी बच्चों ने एकदम सही से आंसर किया है। हमें क्या बताना था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है इसमें से। अब देखिए, अगर आप इसमें से ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन ए है वो तो समीकरण है ही नहीं। वो तो समीकरण है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो इक्वल का साइन है ही नहीं ना। इक्वल करके कुछ अगर और चीज यहां आती तो हम कहते कि जो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है वो एक समीकरण है। तो ऑप्शन ए में इक्वल का साइन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए, ऑप्शन बी में इक्वल का भी साइन है, ठीक है, और जो एक चर वाला रैखिक समीकरण, हाँ, और जो चर है वो भी यहाँ एक है। ठीक है, जो चर है वो भी यहाँ एक है। अच्छा, इसमें से ना आप में से कितनों को लग रहा है ये ऑप्शन बी है? हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कितनों को लग रहा है? कोई अनम्यूट करके बताएगा? अनम्यूट करके बताएगा कि ऑप्शन बी क्यों लग रहा है आपको। कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बताएगा। सर ऑप्शन बी में सिर्फ एक्स एक चर है सर, और वो समीकरण ये भी तो हो है। गया तो एक चर वाला समीकरण हो गया, लेकिन ये रैखिक कैसे है, इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, सर मुझे क्या उसकी लग रहा है बात कि नहीं कर हाँ, सर। उसकी खाते का ये तो रूट एक्स है ना। ये तो रूट एक्स है ना। रूट एक्स -1/2 है ना ये तो। √x - 1/2। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, मैं अपना वो बता दूं। हाँ जी, बताइए बताइए, आप बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, कोई बोलना चाह रहे हैं? सर हाँ जी। सर रूट हटाएंगे तो 1/2 नहीं आएगा क्या?
रूट हटाएंगे तो 1/2 नहीं आएगा क्या? रूट ऐसे कैसे हटा एक्स के देंगे? एक्स के बट ऊपर अभी से। हम अगर ऐसे देखेंगे तो हम इसके ऊपर से स्क्वायर भी हटा सकते हैं ऐसे, तो फिर तो ये भी एक्स ही रह सकता है, ये भी है ना। अच्छा, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आप सबसे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है इन चारों में से कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चारों ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ठीक है, अच्छा वो क्यों लग रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए ये तो गलत था ही। अगर मैं ऑप्शन बी की भी बात करूं तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था कि जो रैखिक समीकरण होना चाहिए ना, उसमें क्या होता है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो वेरिएबल होता है या जो चर होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां तो वेरिएबल की पावर 1/2 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, रैखिक समीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा। 1/2 रूट कट जाएगा, हाँ मैं वही तो मैं कह रहा हूं, हाँ मैं वही बता रहा हूं आपको कि रूट कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऐसे काटेंगे तो इसका स्क्वायर भी तो कट जाएगा, फिर ये भी तो लीनियर आ सकता है, ऐसे तो ये भी लीनियर है, ये भी रैखिक आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि जो डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है आपको ऑप्शन बी में, उसमें जो वेरिएबल है या जो उसमें चर है उसकी पावर कितनी है। अब इसमें चर क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, अब एक्स की पावर क्या है, एक्स की यहां पावर है 2, सॉरी 1/2, एक्स की पावर है 1/2। अब क्या 1/2 1 के इक्वल हो सकता है कभी भी? बिल्कुल नहीं हो सकता, 1/2 हमेशा 1/2 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें x की पावर कभी भी 1 तो नहीं हो सकती। सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो दूसरी बात है, मैं अभी सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन की पहचान हम कैसे करते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आया समझ में? तो यहां से हमने ये सीखा कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। अच्छा, यहां वैसे गलती थी कि एक ऑप्शन तो कम से कम सही होना चाहिए था, इसलिए मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूं कि आपने गलत क्यों किया। यहाँ आइडियली एक ऑप्शन तो कम से कम हाँ करेक्ट होना चाहिए था, या ऑप्शन डी ये होता नन ऑफ दीज। बिल्कुल, तोशिका के नाम से जो भी बच्चे उन्होंने बोला है कि नन ऑफ दीज होना होगा इसमें से, बिल्कुल, या एक ऑप्शन इसमें से नन ऑफ दीज होना चाहिए था, तभी इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होता। यस, अब वापस से बताइए सभी बच्चे, यस और नो सभी को समझ में आया? यस No, और sir. नो जल्दी से, सॉरी आया क्या सभी को? सभी को नहीं आया? हाँ, अब वापस से हरपाल संध्या के नाम से जो भी बच्चा, आप बताइए आपको कहाँ डाउट आया है, मैं ताकि वापस, अच्छा 2 बच्चे हैं, आप एक बार ये बता दीजिए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, बस इतना, मैं आपको सर फिर कुछ दोबारा समझ से, में हाँ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, पहले हम करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को रिवाइज कर लेते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए एक तो उसमें एक चर होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो रैखिक समीकरण होना चाहिए, रैखिक समीकरण, ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों कंडीशन को यही लग दिया, रैखिक भी और समीकरण भी, तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो एक चर, तो इसमें एक चर है कि बिल्कुल एक चर है, तो ये कंडीशन तो ठीक है। रैखिक समीकरण का क्या मतलब है? रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि उसकी बिल्कुल उसमें जो चर है, उसमें जो चर है या जो वेरिएबल है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो हम ये बोलेंगे कि वो रैखिक समीकरण है या लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहां हमने देखा कि उसकी पावर कितनी है, 1/2। रूट एक्स का मतलब कितना होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो सभी को पता है ना, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ये बताइए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? सभी बच्चे बताएंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, हाँ जी। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था? तो इसी का ये होता है, ये तो देखो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। रूट एक्स का मतलब होता है, या रूट किसी कुछ भी चीज के ऊपर लगा लो आप, मान लो आपने रूट वाई लिखा है तो इसका मतलब है वाई की पावर 1/2। मान लो आपने रूट 4 लिखा है,
इसका मतलब है 4 की पावर 1/2। तो रूट तो आप चाहे चर के ऊपर लगाओ चाहे अचर के ऊपर, उसका मतलब हमेशा होता है कि उसकी पावर 1/2। यस। चलिए अभी दो बच्चे हैं, एक तो हरपाल सुंदा के नाम से था और एक और बच्चा था जिनको समझ में नहीं आया था, प्रिया वर्मा के नाम से। आप वापस से कमेंट करके बताओगे अभी आपको समझ में आया कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी पे आता है। अच्छा ऑप्शन सी और डी तो आप सभी को दिख रहे होंगे कि ये तो एक चर, देखिए ये तो रैखिक समीकरण ही नहीं है ना, यहाँ तो स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन डी भी गलत, सेम सॉरी सी भी गलत, सेम ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें भी पावर हमें 2 दे रखी है, इसका मतलब यह भी रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ तो चारों ही ऑप्शंस गलत हो गए हैं। अच्छा उद्देश्य ये नहीं था कि आपको इसमें से नन ऑफ दीज आंसर करें, आइडियली इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको कहते हैं वो है। ठीक है, तो इसमें टोटली आपकी भी गलती नहीं है, बट हाँ इसमें एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया ये निकल के कि रूट जब भी आ जाए तो वो रैखिक समीकरण तो नहीं होता कम से कम। चलिए तो इसका आंसर अभी तो नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए फिर अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या क्या सीख लिया, मैं वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने ये सीख लिया कि इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इक्वेशन को पहचानना सीख लिया। उसके बाद हमने दोबारा ये सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि अब जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो भी इक्वेशन होती है, जो भी समीकरण होता है ना, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके कई मेथड होते हैं अलग अलग सॉल्व करने के। इसी तरह जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या एक चर वाला रैखिक समीकरण है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी का ही सॉल्यूशन देखेंगे हम कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए किसी भी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है पता है, कि उस समीकरण में जो भी वेरिएबल है या जो भी चर उपस्थित है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें चर क्या है आप बता सकते हो, इस समीकरण में चर क्या है 2x - 3 = 5 में चर वेरिएबल क्या है, जल्दी से बताइए। 2x - 3 = 5 में वेरिएबल क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x। ठीक है, वेरिएबल है x। तो इस समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने का क्या मतलब है, x, अच्छा अभी सॉल्व करके नहीं बताना, मैं मान रहा हूं कि आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे, अभी बस मैं उसका मतलब बता रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपको सॉल्व करना आता है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा अब इसमें x का वैल्यू निकालने की क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें x की जगह क्या लिखें, इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या लिखें ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। ऐसा x का कोई भी मान जो हमें निकलेगा वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन या हिंदी में हम इसको हल कहते हैं, या इसका हल कहलाएगा। ठीक है, हल का मतलब समझ में आया, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेरिएबल या चर उपस्थित होते हैं उनकी वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए अगर ये आपने सीख लिया तो अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। वैसे आपने बहुत ही सही किया है, आंसर सही निकाला है काफी बच्चों ने, लेकिन फिर भी आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, चाहे आपको आता है या नहीं आता। आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप एक नया टेक्निक सीख जाओगे या नया कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, सभी बच्चे पहले अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें इक्वेशन दे रखी है 2x - 3 = 5 और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसमें से कांस्टेंट और वेरिएबल यानी कि चर और अचर को पहचानो। यहां से हमने ये तो पहचान लिया कि इसमें x तो चर है, बाकी 2, 3 और 5 ये तीनों अचर हैं या फिर कांस्टेंट है।
पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी चर दे रखे हैं उनको आप एक साइड रख लो और जो अचर है उनको एक साइड रख लो। ये कब करते हैं? जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप इक्वेशन के एक साइड सभी चरों को रख लो, यानी सभी वेरिएबल्स को रख लो, और इक्वेशन के दूसरी साइड आप कॉन्स्टेंट्स को रख लो या अचरों को रख लो। अब आपको लगेगा कि सर चर को लेफ्ट साइड रखें या राइट साइड, किसी भी साइड रख लो, जहां भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहां भी आपको आसान लग रहा है, आप उस साइड भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सबको सेपरेट कर लो, चर को एक साइड, अचर को एक साइड। चलिए, अब वही टेक्निक हम यहां अपनाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको करेंगे कैसे। ठीक है, चर को एक साइड और अचर को एक साइड कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में तीन, अभी तीन घट रहा है ना, अगर मैं तीन जोड़ दूंगा तो जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। अगर मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 2x - 3 है ना, यदि मैं इसमें +3 कर दूं तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा कि नहीं? यस और नो? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, मैं कर क्यों रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं अभी के लिए ऐसा कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड में मैं चर रख रहा हूं, मैं इधर रख लेता हूं। लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूं मैं? लेफ्ट साइड में मैं चर और RHS यानी कि राइट हैंड साइड में मैं अचर कर रहा हूं। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं कि लेफ्ट साइड में जितने भी अचर हैं उनको मुझे हटाना है। ठीक है, उनको हटाना है। अब 3 ऐसे हटा सकता हूं। अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी इक्वेशन में क्या करना है, यदि आप एक साइड कोई भी संख्या जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो किसी भी एक संख्या से, तो सेम संख्या का दूसरी साइड में भी जोड़, गुणा, घटा या भाग करना पड़ेगा। जैसे हमने लेफ्ट साइड में हमने यहां क्या किया है, 3 को जोड़ा है, तो हमें राइट साइड में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। अब राइट साइड में भी 3 क्यों जोड़ा? क्योंकि देखिए, यहां इक्वल का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड बैलेंस हो रही है। और अगर आपने अगले स्टेप में केवल 3 को जोड़ा और इस राइट साइड में नहीं जोड़ा, इसका मतलब ये होगा कि फिर आप इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि अब वो दोनों साइड बैलेंस है ही नहीं। आपने एक साइड 3 ज्यादा कर दिया है तो वो साइड ज्यादा भारी हो गई है, अब वो इक्वल रही नहीं है। अगर आपको इक्वल रखनी है तो आपको दूसरी साइड भी 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तक आगे तो चलिए, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 में से 3 घटा दो, 0 कह लो, कुछ भी बात कह लो, तो इधर बचेगा केवल 2x बचा, और इधर क्या बचा? 5 और 3, ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 5 और 3 8। अभी क्या करना है फिर हमें? नहीं, 5 नहीं आएगा ना, 5 और 3 अब 8 हो जाएगा ना। हाँ जी, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब हमें लेफ्ट साइड पे केवल क्या चाहिए था? लेफ्ट साइड पे केवल चर चाहिए था, और चर क्या है इसमें? चर है इसमें x। इसका मतलब 2 अभी भी है लेफ्ट साइड में। अब हम 2 को कैसे हटा सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2 आपको कैसे हटाना है वो सोचना पड़ेगा। देखिए, यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 का भाग दे दूं तो शायद 2 हट जाएगा। कैसे? कि यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2x है ना, यदि मैं 2 का भाग दे दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहां से हट जाएगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 का भाग दिया है, तो इसीलिए मुझे राइट हैंड साइड में भी 2 का भाग देना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड रहेगी, तभी ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। अगर यहां तक समझ में आया तो बस अब तो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, अब आप बताइए। 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ डाउट है। एक तो अमन इंदौरा के नाम से बच्चा है, एक खुशदिल के नाम से बच्चा है, और हाँ, और सबको आ गया समझ। आप बताइए, आपको कहां से समझ में नहीं आया? बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हो। आप अपने डाउट से सब पूछ लिया करो। अगर आप ये भी बोलोगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अच्छा 2x/2 कैसे रिपीट कर दूं, ठीक है। और आपका एक और बच्चा था ना, 2 बच्चे थे, खुशदिल के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, आपका डाउट मैं समझ गया। खुशदिल के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे कि आपका कहाँ डाउट था? सर यही था। यही था, ठीक है, मैं उसको वापस से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, मैं इसको अभी के लिए फिर से इरेज कर देता हूँ। फिर इस स्टेप को, लास्ट स्टेप जो मैंने किया है, यहां तक तो फिर सभी को समझ में आ गया कि 2x = 8 तो आ गया।
ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने वापस से याद कीजिए, मैंने ये बोला कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक साइड वेरिएबल और एक साइड कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ ये वेरिएबल तो है x, लेकिन इसके साथ साथ कांस्टेंट भी आ रहा है, और मुझे चाहिए केवल वेरिएबल ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, वेरिएबल यानी कि चर चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अब मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2 को यहां से किसी भी हाल में हटाना है, मतलब कोई ऐसी तरकीब लगानी है, कोई ऐसा मेथड लगाना है कि 2 यहां से हट जाए। अभी x का 2 में गुणा हो रहा है, अब वो हट कैसे सकता है, एक ही कंडीशन पे हट सकता है कि यदि मैं उसका भाग लगा दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? दो ही बच्चे बताएंगे, केवल अमन और खुशदिल के नाम से। यस सर। यस, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ 2 का भाग लगा दिया मैंने, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये इक्वेशन है, ये समीकरण है, और मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को 2 से भाग किया है, इसका मतलब मैं इसके राइट हैंड साइड को भी 2 से ही भाग करूंगा। ये कर दिया। अब यहां से कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा यहां, और यहां कितना बचेगा, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2x 4, बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक बच्चे ने ना कुछ, हाँ अब एक मिनट मैं कमेंट देख लेता हूँ, फिर से सीमा रानी के नाम से एक बच्चे ने कमेंट किया है। हाँ, मैं आपके कमेंट पे भी आता हूँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो आपने बताया है ना, वही मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि आप पहले ही समझ गए, मैं बाकी के बच्चों को बस वही समझाना चाह रहा हूँ। ये सभी को समझ में आया x इज इक्वल टू 4 कैसे आएगा? यस, ये सर सभी इसका और भी तरीका हो सकता है हाँ जी, ना? वही मैं उस पे आता हूँ, उसी पे आता हूँ, उस तरीके पे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आप सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हो, ये वही वही है मेथड जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, अब एक बच्चे ने बोला कि सर इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? देखिए, जिस दूसरे तरीके की जो बात कर रहे हो मैं समझ गया, वो तरीका इसी से ही आता है। अब वो कैसे आता है वो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, अब इसमें से ना आप कुछ स्टेप्स को गायब कर सकते हो, गायब का मतलब कम कर सकते हो। कैसे? अब देखो, अगर आप यहां से यहां देखोगे, यहां से इस स्टेप को देखोगे, अगर मैं इस स्टेप को ही दोबारा लिखूं तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा है 2x बराबर 5 प्लस 3। ठीक है, अगर आप, अब इसको मैं स्टेप नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इसको नंबर 2 नाम दे रहा हूं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, अब मैंने नाम क्यों दिए, क्योंकि उनको बोलने में आसानी हो जाएगी कि मैं कौन से स्टेप की बात कर रहा हूं। देखिए, यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आया तो मैंने क्या किया है कि 2x तो इधर ही रह गया और 3 यहां आ गया है। इसका मतलब जो ये 3 यहां रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो जब राइट हैंड साइड में मैं लेके आया तो -3 का +3 हो गया, -3 का +3 हो गया। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि यदि मैं किसी भी संख्या को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाता हूं तो उसका साइन या उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब जो बताना चाह रहे हो ना, आप जिस मेथड से आपने सॉल्व किया होगा, मैं उसी का ही उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, इसी मेथड को मैं दूसरी तरह से ऐसे भी कर सकता हूं, इसी क्वेश्चन को, कि 2x बराबर हो सकता है 5 + 3। आपने इस मेथड से किया होगा पक्का, जिस भी बच्चे ने पहले कर लिया ना, कि 3 को आप इधर लेके आए होंगे तो 2x बराबर 5 + 3 हो गया होगा, मतलब 2x बराबर 8, और 8 आपने डायरेक्टली 2 का डिवाइड कर दिया होगा। ऐसे ही किया था कि सभी ने? जल्दी से बताइए, यस और नो? सभी ने ऐसे किया था ना? सभी ने ऐसे किया था ना? हाँ जी। तो आपने ऐसे क्यों किया, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है वो इसी मेथड से आया है, वो भी इसी मेथड से आया है, ये कोई नया मेथड नहीं है, वो इसी मेथड से आया है। बस हमने क्या किया है कि इसमें इस वाले स्टेप को हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है, हमने +3 और -3 करके नहीं दिखाया है। आइडियली ये जो +3 कैसे आता है, जब हम दोनों साइड 3 जोड़ते हैं तभी तो आता है ना +3, इसीलिए इसको हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है। इसी तरह जो ये 8 डिवाइड बाई 2 है, ये यहां डिवाइड कैसे आया होगा कि जब हमने दोनों साइड 2 का डिवाइड किया होगा, लेकिन हम इस साइड वाले डिवाइड को दिखाते नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या किया कि इस मेथड में हमने कुछ स्टेप्स को स्किप कर दिया है। अब वो स्किप क्यों किया है,
उसके बाद हमने क्या किया है पता है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और उसके बाद हमने कुछ रूल्स बना लिए, कुछ नियम बना लिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब वो रूल्स क्या क्या है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए रूल्स ये हैं कि यदि कोई भी संख्या प्लस में है और आप उसको दूसरी साइड ले जा रहे हो, या तो LHS से RHS की साइड ले जा रहे हो या फिर RHS से LHS की साइड ला रहे हो, तो किसी भी संख्या के क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। अगर वह प्लस है तो माइनस में हो जाता है, और अगर वह माइनस है तो प्लस है तो माइनस में हो जाता है। सॉरी ये शायद उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ माइनस है तो प्लस में हो जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपने -2 क्या लिखा है, सॉरी -2 क्या लिखा है अमन के नाम से जो भी बच्चा है, आपने -2 लिखा है, कुछ डाउट है क्या? सॉरी आप फिर से 2 = -2 नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा आप ये कह रहे हो 2 - 2 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए अगर मान लो 2 है तो वह राइट हैंड साइड में जाके -2 बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरह यदि मान लो एक साइड में किसी संख्या का गुणा हो रहा है और आप उसको दूसरी साइड में ले जाना चाह रहे हो, तो दूसरी साइड में जाके उसका भाग हो जाएगा, या फिर यदि किसी संख्या का भाग हो रहा है एक साइड में तो दूसरी साइड में ले जाने पर उसका गुणा हो जाता है। हाँ जी, ये मेथड इजी भी है, वही मैं बता रहा हूं। मैंने तो ये पहला मेथड बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप इससे सॉल्व करोगे, इसको बताने का उद्देश्य बस ये था कि ये जो दूसरा वाला मेथड है वो इसी से ही आता है, ये इसी से ही आता है, इसको मुझे बताने का। और ना आपको इस पहले मेथड से सॉल्व भी करना है, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व सभी इसी मेथड से करने हैं आपको। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये जो मेथड है वो आता कहां से है, ऐसा हम करते क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो अब हम क्वेश्चन ही करेंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट तो अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही करेंगे। इसका ही समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी बच्चे समझ में आया? यस, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इस जो भी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया? अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। यस यस यस, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है सर राइट कर लिया। अच्छा आपने लिख लिया, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने लिख लिया तो बहुत बढ़िया। कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कमेंट में किसी भी बच्चे को आंसर नहीं करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि समीकरण y + 2 = 6 का आपको सॉल्यूशन बताना है, हल बताना है। अब हल का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन में आपको y की वैल्यू बतानी है। वैसे ये बहुत ही आसान है, वैसे मुझे पता है कि आप में से काफी बच्चों ने ना बस, हाँ बहुत ही आसान है। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने सॉल्व किया है और ज्यादातर का आंसर सही दिया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही आसान था। कोई बात नहीं, लास्ट 40 सेकंड और वेट करते हैं, 40 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 40 सेकंड्स और है, लास्ट 40 सेकंड्स और हैं। 30 सेकंड्स और बचे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकंड्स और है आपके पास। 20 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे, ओनली 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो। चलिए समय समाप्त। वैसे काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बट फिर भी हम इसको समझ लेते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे करना था। देखिए क्वेश्चन क्या है, y + 2 = 6। ठीक है, अब ये इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी इसमें चर या वेरिएबल उपस्थित होता है, वेरिएबल क्या है y, तो इस y की वैल्यू निकालना।
अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप चर को एक साइड रख लो और अचर को एक साइड, यानी कि वेरिएबल्स को एक साइड कर लो और कांस्टेंट को एक साइड कर लो। अब इसमें वेरिएबल क्या है, y तो वेरिएबल है और जो 2 और 6 है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अब हम इनको एक साइड कर लेते हैं। मतलब अब मैं क्या करूं, अगर मैं 2 को भी राइट साइड में ले जाऊं तो लेफ्ट साइड में केवल चर रह जाएंगे और राइट साइड में केवल अचर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं 2 को राइट साइड में कैसे लेके जाऊंगा, वो यहां समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए 2 अभी क्या है, प्लस में है और जब मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो इधर ही प्लस जुड़ रहा है, तो राइट साइड में बिल्कुल सही बात है माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन में जब आप उसको सॉल्व करते हो तो जो भी प्लस की चीज को आप दूसरी साइड लेके जाते हो तो वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ है, y इज इक्वल टू 6, अब ये +2 है वो -2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका आंसर, ये तो आ गया आंसर और ज्यादातर का आपका सही भी था। अब देखिए एक और चीज यहां समझने वाली है, आप में से कुछ बच्चों ने गलत किया है, कोई बात नहीं, गलत होती है, लेकिन अगर आपको मान लो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास आ जाए और आपको वो चेक करना है कि आपका गलत है या सही है, तो आप कैसे करेंगे। मान लो आपका आंसर आया है सी आया था ना, अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया, कि हमने कुछ गलती तो नहीं सर कर दी। y की जगह पे पुट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सीमा रानी के नाम से जो बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही वो है कि जो y की वैल्यू हमने निकाली है ना, इक्वेशन में y की वही वैल्यू आप रख दो, उसके बाद यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो मतलब हमारा आंसर सही था। चलिए देखते हैं इसमें हमारी इक्वेशन क्या थी, y + 2 = 6 थी ना, और हमारा आंसर निकला है y = 4। तो इसमें y की जगह 4 रखते हैं, y की जगह हम 4 रखते हैं, 4, बाकी को एज इट इज लिख दो। तो इधर ये क्या आएगा, 4 + 2 क्या हो गया, 6 = 6। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है और राइट हैंड साइड में भी 6 है। इसका मतलब y की वैल्यू जो हमारी 4 निकली थी वो हमारा करेक्ट आंसर था। हाँ जी, पता है ना, बहुत ही अच्छी बात है, अगर पता है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये तो हो गया, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर भी आप सभी को पोल में देना है, कमेंट में कोई भी नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको सेम एक इक्वेशन है, 3z + 4 = 6 + z। आपको इस इक्वेशन को अब यहां सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, 6:06 हुए हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, 6:08, अच्छा 6:07 हो चुके हैं, सॉरी, 6:09 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, 6:09 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सर ये ऑप्शन रॉन्ग है क्या? नहीं, ऑप्शन तो सही है शायद, इसमें तो सही है। सर रॉन्ग है। रॉन्ग है, ठीक है, Yes. अगर होगा तो हम तब देख लेंगे। अच्छा रॉन्ग है ना, तो अगर आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चारों में से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है तो आप अपना आंसर कमेंट में लिख दो कि आपकी जेड की वैल्यू क्या आई। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6:08 हो चुके हैं, लास्ट के कुछ सेकंड्स और बचे हैं, फिक्स 6:09 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड्स और है, बस लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, पिछला क्वेश्चन काफी बच्चों ने आंसर किया था, इस क्वेश्चन में अभी उतने बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 30 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, ओनली 10 सेकंड्स।
समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझेंगे, समझाया कहाँ है मैंने, कोई बात नहीं, समझेंगे अभी। लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, समय समाप्त। चलिए, नहीं नहीं, अच्छा तोशिका के नाम से जो भी बच्चा, इतनी बार कमेंट क्यों कर रहे हो, देखते हैं, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा है अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो आपने आंसर बी किया है, क्योंकि चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा, मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मैं उसको दोबारा लिख देता हूं, 3z + 4 = 6 + z, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आप वेरिएबल्स पहचानिए, चर की पहचान कीजिए कि चर कौन कौन से हैं। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है, एक तो ये चर है z और एक ये चर है। तो हम क्या करते हैं कि चरों को एक साइड ले आते हैं और अचर को एक साइड ले जाते हैं। तो यहां भी फिर से मैं यही कर रहा हूं कि LHS में तो मैं चर को रख रहा हूं या वेरिएबल्स को रख रहा हूं, और RHS में मैं अचर को रख रहा हूं या फिर कांस्टेंट को रख रहा हूं। अब यहाँ ये तो है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी एक चर तो है, इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा। तो राइट हैंड साइड में यदि ये +z है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, कोई कमेंट में लिख के बता सकता है? लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा ये? राइट हैंड साइड में तो +z है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, कोई बताएगा? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा -z। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3z को तो एज इट इज रहने देता हूं, इसको जब इधर लाए तो ये हो गया -z, लेकिन अभी भी +4 बचा हुआ है तो मैं +4 को एज इट इज लिख रहा हूं, +4 = इधर क्या बचेगा, +z को तो उधर ले गए, अब बचा है केवल 6, अब बचा है केवल 6। अब हमने क्या किया है कि कौन इसको, सॉरी चर को तो या फिर वेरिएबल्स को तो हमने एक साइड में ले लिया। अब दूसरा नंबर आता है कांस्टेंट को एक साइड में करने का। अब ये कांस्टेंट क्या है, एक तो है 3 और एक है 4। तो सबसे पहले हम 4 को राइट साइड में ले जाते हैं। ये क्या है यहाँ +4, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, 3z - z = 6, और जब +4 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -4। +4 को जब हम, हाँ जी बिल्कुल, काफी बच्चों ने एकदम सही बताया है। अभी भी देखिए, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट भी है, ठीक है, तो उसको भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3z में से z घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3z में से z घटाएंगे तो ये 3z - z कितना आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में, 2z। बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गया 2z। अच्छा राइट हैंड साइड का मैं बता देता हूँ क्योंकि आसान है, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। अब देखिए मैंने बोला था ना, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट बचा हुआ है 2, और ये 2 क्या है, z के साथ गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो गुणा किस में कन्वर्ट होता है, भाग में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है। तो जब हम इस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये इस 2 के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला 2 है ना, ध्यान देना, ये जो नीचे वाला 2 है ना, वो ये वाला 2 आया है, ठीक है, और जो ये ऊपर वाला 2 था वो ये रहा। तो यहां से 2 में जब 2 का भाग देंगे तो z की वैल्यू आएगी 1। तो इस इक्वेशन का हल क्या हुआ, z = 1, ठीक है, इसका हल क्या हुआ, z = 1। अब सभी बच्चे बताइए समझ में आया, सभी बच्चे यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया, यस 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 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रिया वर्मा के नाम से एक बच्चा है जिनको समझ में नहीं आया, बताइए कहाँ डाउट है आपको, मैं वापस से वहां से समझा देता हूँ, बताइए। सर सेकंड लाइन से। सेकंड लाइन से मतलब ये वाली क्या? यस सर। अच्छा यहीं से समझ में नहीं आया, फिर तो ठीक है, पूरा ही समझाना पड़ेगा। ये सेकंड लाइन कैसे है ये नो पता चल सर, गया क्या? आगे आगे से तो आ गया। अच्छा ये कैसे आई सेकंड लाइन? यस सर। अच्छा ये वाली लाइन नहीं है, उसके बाद का समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने ये बताया था कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कि आप चर को यानी कि वेरिएबल्स को एक साइड रख लो और जो अचर है उनको एक साइड रख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ चर क्या है, एक तो ये वाली स्टेप में चर है और एक इस वाली स्टेप में चर है, तो इनको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। आप चाहो तो इनको राइट हैंड साइड में करके अचरों को लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
अच्छा सॉरी, मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, अभी के लिए मैनेज कर देना। मेरी आवाज वैसे सही आ रही है ना उस नॉइज के बावजूद भी, कि ज्यादा आ रहा है नॉइज? आवाज सही आ रही है ना? सही आ रही है ना आवाज? हाँ, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा बैकग्राउंड से। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए पहला अब ये क्या है, एक तो इस स्टेप में चर है और एक इस स्टेप में चर है, तो हम क्या करते हैं दोनों स्टेप्स को एक साथ कर देते हैं। लेकिन अब एक साथ ऐसे तो होगा नहीं है डायरेक्टली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ये हमारा प्लस जेड है, जब हम इनको एक साथ करने के लिए इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये माइनस जेड हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं 3z माइनस जेड। ठीक है, अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हो कि ये जो है वो है +4 और ये है कांस्टेंट, इधर 6 भी कांस्टेंट है, और हमने बोला था कि जो कांस्टेंट या अचर है हम उनको राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो 6 तो राइट हैंड साइड पे है ही, तो यहाँ इक्वल लगा लो, 6 तो राइट हैंड साइड पे है ही। अब हम +4 को राइट हैंड साइड पे लाएंगे, +4 को जब हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आप प्लस या प्लस साइन के साथ जो भी लिखा हो उसकी साइड चेंज करोगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 6 - 4 हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक और स्टेप बस एक्स्ट्रा पढ़ा दी थी। हाँ जी बताइए, अभी आपको समझ में आया ये यहां तक? यस सर। अभी आ गया? ठीक है, चलिए अगर अभी आ गए तो अब तो ये फिर आसान हो गया। पूरा समझाऊं मैं, बस इतना काफी है? ये बताइए, सर इतना ही समझ में नहीं इतना आया काफी था। है? ठीक है, चलिए तो ये z आ गया 1। अच्छा ऐसा करते हैं, आज की क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, आज की क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं। रिमेम्बर क्या? अच्छा आप टाइम के लिए बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं। हाँ वैसे लगभग टाइम हो ही गया, 10 मिनट ही बचे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, अब बात आती है होमवर्क की। अच्छा कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा अभी। अब बात आती है होमवर्क की। तो आज भी आपको वही इसी तरह की एक लिंक मिलेगी, मैं यहां भी शेयर कर देता हूं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं वो लिंक अभी के लिए तो आपको यहीं पेस्ट कर रहा हूं, बस आप कुछ सेकंड वेट करना, आपको वो लिंक यहीं दिख जाएगी, बस कुछ सेकंड्स। हाँ जी ठीक है, ये किसकी वो लिंक, आपने किसकी लिंक भेजी है? ये किसका रजिस्ट्रेशन है? आपने किस चीज की लिंक भेजी है? हाँ जी प्लायो की लिंक मैं भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये प्लायो की लिंक है। एक बच्चे ने बीच में कोई तो एक लिंक भेजी है, कोई नहीं रहा लिंक से हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं, कोई बात नहीं, लिंक से हो ही नहीं पाता। देखिए आप फिर से ट्राई कीजिए, अगर कोई भी इश्यू आता है तो हेमंत सर का नंबर है क्या आपके पास? अगर कोई भी इश्यू आता है तो हेमंत सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिंक भेज दी है आपको, कमेंट में, इसमें चैट में भी भेज दी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगी। सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि आपको लिंक से होमवर्क जरूर करना है। जब आप लिंक से होमवर्क करोगे ना तभी आपको क्लास में और अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ ये तक कॉपी ये कॉपी नहीं होती। हाँ सॉरी, ये कॉपी नहीं होती, आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये ओपन हो जाएगी। कॉपी करनी है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दी जाएगी, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ओके, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अच्छा मुझे नहीं पता कैसे कॉपी होती है, आप आपस में बात करके बता देना। ठीक है, अच्छा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगी, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हाँ जी बस क्लास यहीं तक थी। ओके बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय। सर